नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारा मीडिया दिन रात चीन को ताल ठोक ठोक कर चुनौती दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास वास्तविक स्थिति क्या है, वहाँ क्या हो रहा है और क्या हमारी सरकार हमारी सीमाओं की रक्षा करने में कहीं से चूक रही है। हम डिफेंस रिपोर्टिंग की क्या स्थिति है दरअसल हिंदुस्तान में, उस पर आज बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का जो आंदोलन चल रहा है उसने वहाँ के मीडिया में किस तरह की हलचल मचाई है, किस तरह से उसके अंदर मौजूद रंग भेद को उखाड़ कर रख दिया है। आज के अंक में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से फतेहपुर के पत्रकारों को उनके ऊपर हो रही जाति के खिलाफ जल सत्याग्रह करना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, भारतीय मीडिया और ख़ासतौर पर हिंदी मीडिया इस समय बहुत ही खोखला और हास्यास्पद नज़र आ रहा है। भारत और चीन के सीमा विवाद के संबंध में वो तथ्यात्मक जानकारियां तो नहीं दे पा रहा है, बल्कि हवा में तलवारबाजी कर रहा है। न्यूज़ चैनल तो ख़ास तौर से इस तरह से पेश आ रहे हैं जैसे स्टूडियो उनका वार रूम हो, जंग का मैदान हो, और वहाँ वो चीन को परास्त करने की पूरी योजना बना रहे हो, रणनीति बना रहे हो, और उनके एंकर जो हैं वो उनके सेनापति की तरह बन जाते हैं। वे चीख चीख कर चीन को चुनौती देने लगते हैं और सबक सिखाने की बात करने लगते हैं। जाहिर है कि ऐसे में एंकर कम जोकर ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि जन्नत की हकीकत हम सबको पता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ अनपढ़ हैं, अनजान हैं, और उनको ये नौटंकी अच्छी लगती है, इसलिए चैनलों को टीआरपी मिल जाती है, लोकप्रियता मिल जाती है, और उसकी वजह से उनका धंधा भी अच्छा चलने लगता है। लेकिन एक बड़ी आबादी को वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अब देखिए कि अंग्रेजी के पत्रकारों ने ये खबर निकाली कि सीमा पर, लद्दाख वाली सीमा पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने हमारी 60 किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। ये खबर और कोई नहीं निकाल पाया। लेकिन खबर निकालना तो दूर, दूसरे लोग सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं सरकार से कि क्या ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो सरकार क्या कर रही है। सरकार चुप्पी साधे हुई है और मीडिया ने भी इसमें खामोशी ओढ़ लेना ही बेहतर समझा है। डरता है मीडिया कि अगर उसने इस तरह के सवाल पूछे तो कहीं सरकार उनको कोप का निशाना ना बना ले, वो नाराज़ होगी क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुलेगी। इसलिए मीडिया जो है वो चुपचाप है, उसकी नाकामियों को उजागर नहीं कर रहा है। वो सवाल पूछना पहले ही भूल चुका है, और अब ऐसे हालात में तो और भी नहीं, क्योंकि उसको राष्ट्रवादी तेवर भी दिखाने हैं। वो राष्ट्रवाद का मतलब ये कि सरकार जो बोले उसको मान लो, सरकार जो दावे करे उसको सही बताओ, सरकार पर क्वेश्चन मत करो, भले ही वो गड़बड़ कर रही हो। दरअसल क्या है कि हमारा पूरा जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडा मशीनरी में तब्दील हो चुका है, और ये जो डिफेंस की रिपोर्टिंग है वो तो एक तरह से पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बेस्ड होती है। हम सब जानते हैं कि जो डिफेंस बीट कवर करते हैं, जो डिफेंस अफेयर्स को कवर करते हैं, वो पूरी तरह से सेना और सरकार की फीडिंग पर डिपेंड करते हैं। जो खबरें सेना और सरकार से मिलती हैं उसी को सजा धजा कर पेश करते रहते हैं, क्योंकि और कोई तरीका उनके पास होता नहीं है। फिर ये सरकार जब से आई है उसने तो और भी पाबंदियां लगा दी हैं। अब पत्रकारों का रक्षा मंत्रालय में घुसना भी मना हो गया है, बैन हो गया है। तो उनको वो खबरें जो पहले मिल जाती थीं आज से 6-7 साल पहले, वो भी मिलनी बंद हो गई हैं। तो अब पूरी तरह से जो ऑफिशियल ब्रीफिंग होती है उस पर बेस्ड खबरें बनाई जाती हैं। अपनी रिपोर्टिंग, स्वतंत्र रिपोर्टिंग हमारा मीडिया नहीं करता है। पहले भी बहुत कम करता था, क्योंकि जो भी पत्रकार सेना के बारे में कोई नकारात्मक खबर छापने की कोशिश करता था उसको बैन कर दिया जाता था। फिर एंटरटेन नहीं करती थी न सरकार न सेना। सब पत्रकारों को बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं सेना की तरफ से, तरह तरह के ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उसमें वो जाते हैं मुफ्त में, और सीमा पर भी जाते हैं, सियाचिन के दौरे भी हो जाते हैं, करगिल के दौरे भी हो जाते हैं, इक्विपमेंट दिखाने के वो भी बन जाते हैं। तो उस तरह से उनको ये फ़ायदा होते हैं। तो अगर सरकार नाराज़ हो गई तो ये सब नहीं मिलेगा। तो
तो हमारा मीडिया सेना में जो करप्शन होता है उसकी खबरें नहीं बताता है। बड़े पैमाने पर करप्शन है लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। सेना कहीं ज़्यादती करती है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है तो हमारा मीडिया चुप लगा जाता है। तो ये मीडिया की डिफेंस रिपोर्टिंग का एक कैरेक्टर है जिसको हमें समझना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब किसी दूसरे देश के साथ टकराव की नौबत आती है तो हमारा मीडिया और भी घुग्गू बन जाता है, क्योंकि उसे राष्ट्रवादी दिखना होता है। राष्ट्रवाद का मतलब सरकार के साथ खड़े होना, चाहे सरकार जो भी कर रही हो, आपको उसका ढोल पीटना है। तो यही इस समय भी हो रहा है। बस चीन पर गालियों की बौछार करते रहिए, चीन को लानतें भेजते रहिए, चीन पर धोखाधड़ी और पीठ पे छुरा भोंकने जैसे इल्ज़ाम लगाते रहिए, लेकिन ये मत बताइए कि सरकार कहाँ चुकी है। सरकार को सीमा से जुड़ी जानकारियाँ क्यों नहीं मिली जब वहाँ इतनी गतिविधियाँ चल रही थी? क्या हम करगिल की तरह फिर से इंटेलिजेंस फेलियर का शिकार हो गए हैं? क्या फिर से हमारी ज़मीन पर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है? तो ये हालत है हमारे मीडिया की डिफेंस रिपोर्टिंग का। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या के बाद से अमेरिकी समाज ज़बरदस्त तरीके से हिला हुआ है और जाहिर है कि इससे वहाँ का मीडिया भी हिल गया है। दरअसल क्या है कि वहाँ के समाज में जिस तरह के दुराग्रह पूर्वाग्रह हैं, वैसे ही दुराग्रह पूर्वाग्रह वहाँ के मीडिया में भी हैं। इसीलिए जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उसी तरह की प्रतिक्रियाएँ भी मीडिया की तरफ से आने लगी और उससे उसका चरित्र बेनकाब हो गया। अब इसके बहुत ही दिलचस्प नतीजे देखने को मिले। अधिकांश पत्रिकाएँ परोक्ष रूप से या अनजाने में आंदोलन विरोधी खबरें छापने लगे, दिखाने लगे। लेकिन मज़ेदार बात ये रही कि ऐसा करते हुए वे बेनकाब भी होते गए और अपनी छवि बचाने के लिए उन्हें कई कड़े कदम भी उठाने पड़े। मसला न्यूयॉर्क टाइम्स को लीजिए, उसके जो ओपिनियन एडिटर हैं उन्होंने एक रिपब्लिकन सीनेटर का लेख छापा जिसमें ये वकालत की गई थी, पैरवी की गई थी कि आंदोलनकारियों के ख़िलाफ़ सेना का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब इस लेख के छपने के बाद बाहर जो प्रतिक्रिया हुई सो हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ही हुई। वहाँ भी जितने काले लोग काम करते हैं उन्होंने ज़ोरदार इसका प्रतिरोध किया, प्रतिवाद किया और अंततः ओपिनियन एडिटर को जाना पड़ा। इसी तरह से फिलाडेल्फिया का एक अखबार है इनक्वायरर, और इनक्वायरर में भी जो वहाँ के संपादक हैं उनकी विदाई हो गई, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक हेडलाइन लगाई थी। उन्होंने शीर्षक लगाया था बिल्डिंग मैटर। अब ये जो बिल्डिंग मैटर वाली हेडलाइन है वो दरअसल ब्लैक लाइव्स मैटर से के ख़िलाफ़ साफ तौर पर दिखती है कि आप ब्लैक लाइव्स के बरक्स बिल्डिंग को महत्व दे रहे हैं। तो जाहिर है कि इसका ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ, अखबार के अंदर भी रिएक्शन हुआ, बाहर भी रिएक्शन हुआ, और जो मैनेजमेंट था उस अखबार का, उसने तुरंत उनको हटा दिया। लेकिन इससे भी एक और महत्वपूर्ण बात हुई, मैनेजमेंट ने ये कबूल किया कि उन्हें इस बात की सख्त ज़रूरत है कि अखबार में जो काम करने वाले हैं उनमें विविधता हो, यानी उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन हो जो समाज के दूसरे तबके से आते हैं। केवल गोरे लोग अखबार न चलाएं, उनमें काले भी हों, और जो कलर्ड पीपल कहा जाते हैं दूसरे रंगों वाले, उनका भी समावेश होना चाहिए ताकि उनके साथ कोई पक्षपात ना हो। अब अमेरिका में चल रहे आंदोलन की वजह से कालों के भेदभाव के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और उनकी वजह से बहुत सारे संपादकों की छुट्टियां हो रही हैं, बहुत सारे कर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है और इसका असर पूरे यूरोप में भी देखा जा रहा है। लेकिन क्या भारतीय मीडिया में आपको कहीं इसकी कोई सुगबुगाहट सुनाई दी? क्या आपको भारतीय मीडिया में कहीं ये देखने को, सुनने को मिला कि अब हम अपने तंत्र से, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से रंग भेद, नस्लवाद, जातिवाद से मुक्ति पाने के लिए काम करेंगे, हम इस तरह के उपाय करेंगे जिनसे ये भेदभाव रुके? हमारे मीडिया में ज़बरदस्त भेदभाव है। पूरे मीडिया में एक तरह का सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद हावी है। ऊंची जातियों का कब्ज़ा है और जो मिडिल और अपर क्लास के लोग हैं उनका कब्ज़ा है। एक धर्म विशेष, यानी आप कह लें हिंदुओं का कब्ज़ा है। तो ये सारे पूर्वाग्रह इन लोगों के मीडिया में आपको देखने को मिल सकते हैं, रहते ही हैं। ये स्वाभाविक है कि जिन लोगों का कब्ज़ा होगा उनकी बातें ज़्यादा सामने आएंगी। तो ये है, इसको दूर किया जाना चाहिए, तभी ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ इस पर काम कर रही हैं और हमें भी करना चाहिए। और ख़ास तौर से ये जो आंदोलन
अमेरिका में चल रहा उसके बरक्स उसको ध्यान में रखते हुए तो ज़रूर किया जाना चाहिए। तो लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है कि अब दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, दूसरे धर्मों के लोगों को भी न्यूज़ रूम में जगह दी जाए, ताकि सब तरह के विचारों को जगह मिले, किसी तरह का बायसनेस ना हो, किसी तरह का पूर्वाग्रह दुर्वाग्रह काम ना करे। दोस्तों, ये अब कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि बीजेपी और उसकी सरकारें पूरी तरह से पत्रकारों के पीछे पड़ गई हैं। जो भी पत्रकार उनके कामकाज में कोई प्रश्न खड़े करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनके पीछे ये पड़ जाते हैं। जैसे कि विनोद दुआ के बारे में हमने पिछली बार बताया था आपको कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने एक मनगढ़ंत आरोपों के साथ उनके खिलाफ एफआईआर कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी और हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर जांच करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से हैरासमेंट होगा विनोद दुआ का। अब देखिए कि ये हो ही रहा था कि शिमला में एक और एफआईआर विनोद दुआ के ख़िलाफ़ कर दी गई। जाहिर है कि परेशान करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि नामी गिरामी पत्रकारों या दिल्ली और बेंगलुरु में रहने वाले पत्रकारों पर ही बीजेपी की टेढ़ी नज़र है, बल्कि छोटे कस्बों और ज़िलों में भी यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले को लीजिए, जहाँ पर पत्रकारों को वहाँ के प्रशासन द्वारा इतना उत्पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने गंगा नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। 2 घंटे तक वो गंगा नदी में खड़े रहे, तख्तियाँ लेकर कि हमें इस प्रशासन से मुक्त कराइए, क्योंकि जो कुछ पत्रकार उनके खिलाफ काम कर रहे थे, खिलाफ से मतलब उनकी कमियां बता रहे थे। जैसे अजय भदौरिया ने एक खबर लिखी थी कि वहाँ पर जो सामुदायिक किचन चल रहा था एक बंद हो गया है और उसके पास पूरे प्रमाण थे, लेकिन प्रशासन ने टारगेट करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर लिखी। ऐसे ही एक विवेक मिश्र है, उनके खिलाफ लिखी गई। तो एक पूरा उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला चल रहा है पिछले 3 सालों से, जब से योगी सरकार वहाँ आई है। ऐसे पत्रकारों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, ऐसे आलोचकों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, सबक सिखाया जा रहा है, उनके एफआईआर हो रही है, अरेस्ट भी हुई हैं। आप जानते हैं कि कनौजिया का मामला था, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो ये यूपी की सरकार, जो योगी सरकार है, वो पत्रकारों की और पत्रकारिता की कोई इज्जत नहीं करती है। वो उनको अपने अंगूठे तले रखना चाहती है और जो भी उनके आलोचना करता है उसको सबक सिखाने पर आमादा हो जाती है। तो ये सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और वहाँ पर केंद्र सरकार ही एक तरह से राज कर रही है, वहाँ भी पत्रकारों के साथ इसी तरह से व्यवहार हो रहा। असम में भी इसी तरह के व्यवहार की खबरें हमें सुनने को मिली है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर, बल्कि कुछ दूसरे दलों की सरकारें वहाँ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकारें ज़्यादा ऐसा कर रही हैं। ये बहुत दुखद है। पत्रकारों को संगठित होकर इसके विरोध करना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ने ज़रूर विनोद दुआ के ख़िलाफ़ जो एफआईआर हुई थी उसका खुलकर और डंके की चोट पर विरोध किया, लेकिन अब वो एक रस्म अदायगी भर बन गई है। जब तक पत्रकार सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक ये जल सत्याग्रह जैसे प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक इस सरकार को, न केंद्र की न राज्यों की सरकार को अकल आएगी और वो अपने इसी तरह से हथकंडे आजमाते रहेंगे पत्रकारों को दबाने के। तो मित्रों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आज के मीडिया वॉच से आपको मीडिया के चाल चरित्र को समझने में थोड़ा मदद मिली होगी, कुछ नई बातें आपको नज़र में आई होंगी। अगर ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और डीबी लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले शनिवार को आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।